Assalamu alaikum students, welcome to Physics House. Today we will solve 2010 summer paper of multiple choice questions. तो चलें स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट MCQs है. The following statements are about motion. First statement है plane flies due east for 600 km. A runner's average speed in a race around a track is 5 meter per second. Third is a snail crawls at 3 millimeter per second in a straight line toward a lattice. For a tourist travel 500 km on a journey. Which statement describe vector quantities? तो हमने देखना है कि इनमें vector quantities कौन सी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है. तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ थिंग्स डिस्क्राइब करती हैं. हमने देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ थिंग्स बताए गए हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अ प्लेन फ्लाइज ड्यू ईस्ट फॉर 600 किलोमीटर. तो ईस्ट इसमें डायरेक्शन है और 600 किलोमीटर डिस्टेंस है. तो 600 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, ईस्ट डायरेक्शन है, बोथ थिंग्स बताई गई हैं. तो फर्स्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. मैं इस पर टिक कर देता हूँ. सेकंड है अ रनर्स एवरेज स्पीड इन अ रेस अराउंड अ ट्रैक इज 5 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर रनर की स्पीड तो बताई गई है जो कि मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया गया. तो ये स्केलर क्वांटिटी है. थर्ड वन है स्नेल क्रॉल्स एट 3 मिलीमीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड अ लेटेस्ट. तो लेटेस्ट डायरेक्शन है इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी डायरेक्शन है आपकी. तो इसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ थिंग्स एक्सप्लेन की गई हैं. तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. 4 है अ टूरिस्ट ट्रैवल 500 किलोमीटर ऑन अ जर्नी. तो इसमें भी 500 किलोमीटर आपको मैग्नीट्यूड तो बताया गया है लेकिन जर्नी की डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया गया. तो 1 एंड 3 आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. तो 1 एंड 3 बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. तो मैं बी को सर्कल कर देता हूँ. सेकंड MCQ है पावर इज मेजर इन वाट्स. व्हाट इज द करेक्ट सिंबल ऑफ मिलियंस ऑफ वाट्स. तो मिलियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से एंड वाट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से. तो यहाँ पर जो मिलियन वाट का सिंबल बनेगा वो डी ऑप्शन होगा, कैपिटल M एंड कैपिटल W. नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. टू मैन जंप्स आउट ऑफ एन एरोप्लेन एट द सेम टाइम. वन ऑफ द मैन ओपन्स हिज पैराशूट एंड द अदर मैन रिमेन्स इन फ्री फॉल. व्हाई इज द मैन इन फ्री फॉल मूविंग फास्टर देन द पैराशूट. हालांकि दोनों का मेज सेम है और दोनों ने सेम हाइट से जंप किया है. तो एक्चुअली जब भी कोई थिंग फ्रीली फॉल करती है तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होती है. इसे मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूं. और किसी भी फ्रीली फॉलिंग थिंग की जो मोशन है वो डाउनवर्ड होती है क्योंकि ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है वेट की वजह से. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल थिंग्स फॉल विद सेम स्पीड. तो इन दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस है वो आपकी स्पीड को चेंज कर देती है. अब ये देखें, अब एयर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया पर. इस पर्सन का जिसने पैराशूट ओपन नहीं किया और ये फ्रीली फॉल कर रहा है, इसका एरिया स्मॉलर है. तो इस पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस अप्लाई होगी एयर की वो भी स्मॉलर है, जिसकी वजह से ये इसकी जो डाउनवर्ड स्पीड है रेजिस्टेंस स्मॉलर होने की वजह से इंक्रीज हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड जिस पर्सन ने पैराशूट ओपन किया है, क्योंकि वो पैराशूट से अटैच है तो पैराशूट का एरिया बहुत लार्जर है. तो पैराशूट का एरिया लार्जर होने की वजह से जो पैराशूट पर अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी और आपकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उतनी ही है, सेम पहले जितनी, जिसकी वजह से अब आपकी डाउनवर्ड जो फोर्स है वो सेम है बट जो अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है. तो इस वजह से आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी. तो अब ऑप्शंस को रीड करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है. द मैन इन फ्री फॉल एक्सपीरियंस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस. नो, जो फ्रीली फॉल कर रहा है उस पर तो रेजिस्टेंस कम है. द मैन इन फ्री फॉल हैज अ ग्रेटर मास. नो, मास दोनों का सेम है, ये वो तो चेंज ही नहीं किया हमने. द पैराशूटिस्ट एक्सपीरियंस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस. यस, पैराशूट जिसने ओपन किया उस पर रेजिस्टेंस ज्यादा अप्लाई हो रही है. तो मैं सी ऑप्शन को सर्कल कर देता हूं. लास्ट वन है द पैराशूटिस्ट हैज नॉट रीच टर्मिनल वेलोसिटी. नो, पैराशूट जब भी ओपन हो जाता है तो आप टर्मिनल वेलोसिटी से ही फॉल करते हैं. नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है अ स्टूडेंट मेजर्स द स्पीड ऑफ ट्रॉली. At one instant the speed of trolley is 1 meter per second and 2 seconds later the speed is 4 meter per second. What is the acceleration of the trolley? अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है. A is equal to VF minus VI over T. According to this formula अब हम अगर इनमें वैल्यूज पुट करें तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 4 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 1 है और टाइम इन 2 सेकंड में ये चेंज आता है. तो जब 2 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मोमेंट ऑफ कार. ओके, व्हाट डज द शेडेड एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इस शेडेड एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं. अब मैंने शेडेड एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और मैं ये वाला एरिया फाइंड करने लगा हूं जिसे मैं शेड कर रहा हूं, जो कि एक रेक्टेंगल बन रही है.
इस रेक्टेंगल के एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर स्पीड है v। तो अगर इस रेक्टेंगल का मैं एरिया फाइंड करूं तो एरिया इज इक्वल टू होगा वाई एक्सिस यानी v मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस यानी t vt। तो हमें पता है कि vt किसके इक्वल होता है, हम ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि s इज इक्वल टू होता है vt, यानी कि जो एरिया है वो किसके इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस के। तो इट्स मीन शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो इक्वेशंस को रीड करते हैं। The average acceleration of the car? No. The average speed of the car? No. The total distance traveled by the car? Yes. The total travel time of the car? No. अब यहाँ पर एक और बात कि इन ट्राइंगल्स का एरिया भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो भी सेम डिस्टेंस ही आएगा, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फाइंड कर चुके हैं। Now moves towards question number 6. A passenger is sitting in an aeroplane which takes off and climbs to 10,000 meters. During this time, what happens to the mass and the weight of the passenger? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको mass and weight में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो mass है, we know that it is the quantity of matter and weight is force of gravity। तो जो mass है वो quantity of matter है और matter की quantity कभी चेंज नहीं होती, बेशक आप अर्थ पर हो, मार्स पर हो या किसी भी अदर प्लेनेट पर हो। बट जो वेट है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। तो ग्रेविटी जो है हर प्लेनेट की चेंज है, बल्कि अर्थ की ग्रेविटी भी विद हाइट चेंज होती है। तो जैसे अब से आप हाइट पर जाएंगे आपका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, बट मैस चेंज नहीं होगा। इसमें हम देखें मैस चेंज नहीं हो रहा तो अनचेंज्ड के लास्ट ऑप्शन है, तो सी और डी को रीड करते हैं। मैस अनचेंज एंड वेट डिक्रीज। यस, मैस अनचेंज रहेगा और आपका जो वेट है विद हाइट डिक्रीज हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नो सी क्वेश्चन नंबर 7। A wooden trapdoor is hinged along the side and when closed is supported on the other side by a ledge। ये एक ट्रैपडोर है जो कि वन साइड से हिंज हुआ है एंड ऑन द अदर साइड इट्स लेइंग ऑन अ लेज। तो अब होगा क्या कि ये जो ट्रैपडोर है ये बैलेंस है, यहाँ पर इस पर 15 न्यूटन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और वेट डाउनवर्ड है, दोनों बैलेंस है, तो ये इन रेस्ट है। When the trapdoor is closed, the ledge exerted an upward force of 15 Newton on the trapdoor. The gravitational field strength is 10 Newton per kg. It's mean कि आपका gravitational acceleration भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, because gravitational field strength is always equal to gravitational acceleration. What is the mass of the trapdoor? हमने ट्रैपडोर का मास कैलकुलेट करना है, तो वी नो दैट ये ट्रैपडोर बैलेंस है। तो बैलेंस की कंडीशन है कि अपवर्ड डायरेक्शन की नेट फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो इक्वल होगी, यानी कि जो वेट है ट्रैपडोर का वो इक्वल टू होगा 15 न्यूटन। अब W इज इक्वल टू होता है mg और g की वैल्यू वी नो दैट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और ये हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से। तो इसको हम पुट करेंगे जब g की वैल्यू 10, तो आपके पास जो फाइनल मास है वो आ जाएगा 1.5 kg। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। द डायग्राम शोज एन एरोप्लेन टर्निंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। इन विच डायरेक्शन इज देयर अ रिजल्टेंट फोर्स। ये एरोप्लेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर ये सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इट्स मीन पे इस पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो जीरो है। अब हम देखते हैं तो फोर्स अप्लाई किस तरफ हो रही है। अपवर्ड डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा तो फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रही होगी। बी डायरेक्शन में भी कोई मूवमेंट नहीं है तो नेट फोर्स जीरो। सी डायरेक्शन में भी कोई मूवमेंट नहीं है तो नेट फोर्स जीरो। तो अब ये फोर्स अप्लाई किस तरफ हो रही होगी, क्योंकि ये एरोप्लेन सर्कुलर मोशन कर रहा है जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है। तो इट्स मीन कि सर्कल में मूव करने के लिए हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि जो डी डायरेक्शन है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ये एरोप्लेन सर्कल में मूव कर रहा है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द डायग्राम शोज द लेवल x एंड y इन अ लिक्विड मैनोमीटर with the gas tab open. What is the pressure of the gas supply? यहाँ पर हमने गैस सप्लाई का प्रेशर फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर जो गैस फिल की गई है और ये गैस टैब ओपन है, तो ये गैस जो है इस डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई करेगी लिक्विड पर। तो लिक्विड की जो इनिशियल स्टेट है वो ये डॉटेड लाइन से शो की गई है। यहाँ पर जो है इसने लिक्विड पर फोर्स अप्लाई की और इसे 9 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दिया यहाँ तक। अब इसने वर्क डन कितना किया है, 9 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर प्रेशर अप्लाई करके वर्क डन कर लिया। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर भी है लिक्विड और यहाँ से भी ये टैब ओपन है और यहाँ से एयर का प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड। ये गैस का प्रेशर एयर प्रेशर से ज्यादा है,
इसी वजह से इस गैस ने इस प्रेशर को ओवरकम करके इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा दिया इस डॉटेड लाइन से 9 सेंटीमीटर अपवर्ड। अब देखें इस गैस ने 2 वर्क डन किए। एक वर्क डन ये किया है कि इस प्रेशर को यहाँ से 9 सेंटीमीटर डाउनवर्ड मूव किया है, और अदर वर्क डन क्या है कि ये जो लिक्विड है यहाँ से 9 सेंटीमीटर इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके यहाँ तक ले गई है। तो इस गैस ने 2 वर्क डन किए। तो इसका जो फाइनल जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 9 सेंटीमीटर ये वर्क डन एक्स पॉइंट पर और प्लस 9 सेंटीमीटर ये वर्क डन y पॉइंट पर। टोटल हमारे पास जो प्रेशर आ जाएगा वो होगा 18 सेंटीमीटर। तो आपके पास 18 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम दोबारा से डिस्कस करना है कि क्या ये बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो बच्चों यहाँ पर आपने याद रखना है इस गैस ने लिक्विड को डाउनवर्ड मूव किया है और यहाँ से लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है। अगर यहाँ पर लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है तो इट्स मीन कि ये जो एयर का प्रेशर है ये कम है और नीचे से जो डाउनवर्ड से गैस का प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में वो ज्यादा है, जिसकी वजह से गैस ने लिक्विड को मूव करवा दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इट्स मीन ये अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये तो एयर प्रेशर इस लिक्विड को कंप्रेस करके इस डायरेक्शन में मूव करवा देता है लेफ्ट साइड पर। तो यहाँ पर यानी कि बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। ये 9 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नो, 9 सेंटीमीटर लिक्विड अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर नो, 18 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर यस। तो स्टूडेंट साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि न्यू लेक्चर्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर द इलास्टिक सॉलिड। ये एक इलास्टिक सॉलिड का ग्राफ है और हमें देखना है कि इसमें प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहां पर है। स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं कि ये मेरे पास एक प्लास्टिक की स्ट्रिप है, ठीक है, मैं इसे बेंड करता हूं। तो देखिए मैं जिस तरह फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये बेंड होती जा रही है। ओके, मैं करीब कर देता हूँ कैमरे के, इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, जिस तरह फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये स्ट्रिप बेंड होती जा रही है। अब एक पॉइंट आएगा कि जिसके बाद ये स्ट्रिप ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने के बाद इसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा और ब्रेकिंग पॉइंट पर इसमें सडन चेंज आएगा। जो ब्रेकिंग पॉइंट के बाद सडन चेंज होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी ग्राफ में नहीं आता, उससे जो पहले आपका ग्राफ है वो प्रोपोर्शनैलिटी ग्राफ। तो हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है। तो देखें 0 to P जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है, जिस तरह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आपका जो मटीरियल है उसमें चेंज आ रहा है और P पॉइंट के बाद P से Q पॉइंट तक आपका सडन चेंज आ रहा है। इसका मतलब P जो है वो आपका ब्रेकिंग पॉइंट है। तो P से जो Q है ये प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ नहीं है। तो O to P जो ग्राफ है ये प्रोपोर्शनैलिटी ग्राफ है और P आपका लिमिटिंग पॉइंट है। तो उसने यही पूछा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो आपकी जो लिमिट है वो P पॉइंट है, P पॉइंट पर आपकी लिमिट खत्म हो जाती है और इसके बाद ये ब्रेकिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो C ऑप्शन करेक्ट होगा।